Hello everyone. Today we discuss about something new topic जो चल रहा है। यूजीसी की जो 2018 की रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है वो उसके अनुसार होगी, राइट। और इसी पर हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका एपीआई स्कोर होता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट। किस तरह से हम हमारी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस, राइट। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है ग्रेजुएशन में अगर आपके 80%, मतलब ये हमेशा वेरी करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कुछ यूनिवर्सिटी मैंने किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ का लिखा है, ये यूजीसी का आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ें होती है उसमें भी, राइट। तो वेरी कर सकता है, थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो 80% एंड अबव जिसके हैं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के जिसमें 80% से अबव है उसको मिलेंगे 15 मार्क्स, ठीक है। 60 से 80 के बीच में उसको मिलेंगे 13, और जिसके 55 से 60 के बीच में है उसको मिलेंगे अपने 10। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर एक बहुत ही समझने वाली बात यह है कि मैक्सिमम मार्क्स इसमें जो है ग्रेजुएशन के सेक्टर में आपके चाहे 80 या 90 क्यों ना हो, ठीक है, 80 से कितने भी ज्यादा आगे हो आपको मिलेंगे कितने, 15 मार्क्स। ओके, आगे और देखिएगा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेगी आपको इसमें, देखते जाइए। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपका 80 से अबव है स्कोर 28 मार्क्स, 60 से 80 के बीच में है 25। देखिए 60 से 80 के बीच में अगर किसी के 61 भी हुए तो उसको 25 मिलेंगे। अन्य देख रहे हैं आप। उसके बाद में देखते जाइए 50 से 60 के बीच में 20, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 28 आपको मिल सकते हैं। एमफिल क्या है? एमफिल आप सब जानते ही हैं कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है हमारी, बहुत ही ठीक है, उसमें एमफिल को हटा दिया गया है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका इसका 60 से 80 के बीच में अगर इसमें परसेंटेज है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 55 से 60 के बीच में है तो 5। ओके, क्लियर। और अगर आपकी पीएचडी है तो आपको मिलेंगे 30। यहां पर परसेंटेज मैटर नहीं करती, जैसा कि आपको पता है पीएचडी कोई भी कर सकता है, जिसके पास पैसे हैं या पावर है वो पीएचडी आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, आजकल आपने न्यूज में देखा होगा एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने सपना चौधरी को पीएचडी की उपाधि दे दीजिए। बताइए आप, किसकी? पीएचडी की उपाधि सपना चौधरी को दे दी है। तो देखिए फिर क्या ही हो सकता है। मतलब यहां पर पीएचडी करना आसान है, पीएचडी कोई भी कर सकता है अगर उसके पास पैसे हैं तो, ठीक है। नेट जेआरएफ, अगर किसी के साथ में नेट विद जेआरएफ है तो मैक्सिमम 7 मार्क्स, और अगर ओनली नेट है, नेट विदाउट जेआरएफ, ओनली 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब इसमें आपको अगर नेट जेआरएफ दोनों है तो इसमें आपको कितने मिलेंगे, 7, और ओनली नेट है तो 5 मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास एमफिल और पीएचडी दोनों है तो आपको ऐसा नहीं है कि 7 + 30 ऐड होकर के आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, एमफिल और पीएचडी दोनों है तो आपको मैक्सिमम 30 मिलेंगे, क्लियर। ओके, उसके बाद में रिसर्च पब्लिकेशन, अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन मतलब रिसर्च पेपर आपके प्रकाशन है किसी जर्नल के अंदर, तो वहां पर आपको 2 मार्क्स ईच पेपर के मिलेंगे। मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 10, एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, इसमें भी मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 10, तो इनका टोटल होता है 100। अब बात समझिएगा थोड़ा, 100 मार्क्स का यहां पर पूरा खेल है, ठीक है। 100 मार्क्स, अगर आपकी पीएचडी नहीं है, ठीक है, तो 30 मार्क्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब आ गए आप 70 पर। यूनिवर्सिटी में जो होता है वो अभी भी इसी के बेसिस पे होता है, और अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट में हैं तो काफ़ी सारे स्टेट इसी से करते हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो रिटन टेस्ट करवाते हैं। लेकिन जब अब आगे वहाँ आने वाली जो चीज़ें हैं वो उसमें एपीआई भी रखेंगे और रिटन टेस्ट भी करवाएंगे।
तो यहां पर बात यह है कुल मिलाकर के कि नेट वाले और पीएचडी वालों के लिए कहां पर ज्यादा फायदा है और कहां ज्यादा नुकसान है, उसके बारे में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा 70%, ठीक है, आपके पास अगर पीएचडी नहीं है तो आप कहां पर आ गए, 70 पर आ गए। अब 70 में से ही आप गिनिए, समझ रहे हैं, अगर आप 70 में से 50 भी स्कोर करते हैं तब भी आप पीएचडी वाले से पीछे हैं, क्योंकि 50 तो स्कोर वो भी कर रहा होगा, राइट, और प्लस उसके 30 मार्क्स कर देते हैं तो वो 80 पर, चाहे आपकी जेआरएफ हो या कुछ भी हो, वो आपसे 30 अंक आगे है, चाहे उसका जेआरएफ हो या ना हो। समझ रहे हैं आप बात? मतलब यहां पर हमें क्वालिटी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना है, हमें अभी भी हमारे हायर एजुकेशन को सही करना है। हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ डिग्रियां देख रही है, राइट। पीएचडी वालों को साफ 30% आगे कर दिया, किनसे, नेट और जेआरएफ वालों को, जबकि खुद पीएचडी वालों को भी पता है कि पीएचडी करना आसान है, नेट करना मुश्किल है, और विशेषकर साइंस के सब्जेक्ट में। ये पक्षपात वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो CSIR करवाता है, आपने नाम सुना होगा, और CSIR एक साइंस की रिसर्च की एक बहुत बड़ी काउंसिल है, उसमें लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं सर, ठीक है। हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई पीएचडी कर सकता है, राइट। जब सपना चौधरी पीएचडी कर सकती है, थारी आंख्या को यो काजड़, तो हर कोई कर सकता है। समझ रहे हो बात को? अब अगर सपना चौधरी नेट करे तब बात है, राइट। वापस से हम यहीं पे आते हैं, तो हमारे नुकसान कहाँ है कि ये हमारे लिए तो, जिनके पास पीएचडी नहीं है, मतलब उनके लिए तो ये 100 है ही नहीं, उनके लिए तो ये 70 ही है, ठीक है, 100 है ही नहीं, और 70 में से वो लेके आएंगे तो वो डेफिनेटली पीएचडी वालों से पीछे रहेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर के नुकसान है किनके, नेट वालों के, और सिर्फ नेट वालों के ही नहीं सर, जो नेट वाले हैं उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वही सामने वाले के कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। इस बात को समझिएगा। आपने पैसे देकर के पीएचडी की डिग्री खरीद ली, ठीक, वहां से आप आसानी से 30 नंबर इसके पा लेंगे, और नॉर्मली अगर आपके 80 नहीं हुई तो 60 के और 80 के बीच में तो होगी, तो आप इस वाले सेक्शन में आते हैं, तो वहां से आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो मतलब आपके चांसेस ज़्यादा हैं। पीएचडी वालों को बुरा मत मानिएगा पीएचडी वाले, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ, आप खुद भी इस स्थिति को जानते हैं कि नेट करना आसान है या पीएचडी करना आसान है, राइट। अब आते हैं दूसरी बात पर, एजुकेशन के बारे में, ठीक है। हमारे हायर एजुकेशन की क्या हालत है, आपको कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें टॉप 300, ठीक है, टॉप 300 में हम कहीं पर भी नहीं थे। टॉप 300, हमारे भारत का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 300 में नहीं है। 300 के ऊपर जाएंगे तब जाकर के एक हमें मिलती है, और उसका था IISc बेंगलोर। IITs का नाम नहीं है, समझ रहे हैं आप। IISc बेंगलोर इंडिया का टॉप मोस्ट सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो भी अगर पूरी दुनिया में कंपैरिजन किया जाए तो 300 के बाद में आता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं। ये क्यों है? ये इसी वजह से है सर, और अभी भी अगर इसी पे चलते रहे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे। इस बात को अपन थोड़ा और डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ाने पर ध्यान हमें नहीं देना है, राइट। हमें क्या करना है, हमें बस डिग्रियों से मतलब है, ठीक है। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लग रही हो, लेकिन सत्य है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। कोई बात नहीं सर, होता है तो सहन करिए, ठीक है। अब आप एक बात को अच्छे तरीके से जानते होंगे कि एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लागू होने वाली है, राइट। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छी है, नया है, अपडेट होना चाहिए। देखिए, हर एक चीज में सभी चीजें बुरी नहीं होती। अभी कुछ टाइम्स हैं, अपने देश में एक प्रोटेस्ट चल रहा है अग्निपथ स्कीम के नाम से, और अग्निवीर
उनके मन में आए जो कर रहे हैं, राइट। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हर एक चीज में सभी गलतियां नहीं होती और सभी सही नहीं हो सकते। हमारी सरकार हमेशा सही नहीं हो सकती, मोदी जी हमेशा सही नहीं हो सकते, लेकिन पूरे गलत भी नहीं हो सकते, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप में से कोई भी अगर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है तो मत लीजिए। आपको अगर प्रोटेस्ट करना ही है तो शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं, ऐसे दंगा वगैरह करके ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। आप उसमें संशोधन की मांग करिए, जो भी आया है अगर आपको उसमें लगता है कोई खामियां हैं तो उसमें संशोधन किया जाए, उसकी मांग करिए आप। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका हो सकता है हित हो, लेकिन आप उल्टा कर रहे हैं, उससे ट्रेन जला रहे हैं और आम जनता को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो इससे ना आपका फायदा और ना गवर्नमेंट का नुकसान, आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की संपत्ति नहीं जला रहे हैं आप, अपनी संपत्ति जला रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करिए। अब इस पे आते हैं वापस से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। आपने 11th-12th की एनसीईआरटी देखी होगी सर। अगर बात करें हम साइंस की स्ट्रीम से, 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है। इनका जो लेवल है वो बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल या हम कहें इतना कम लेवल है कि अगर कोई इनको पढ़ करके 11th-12th के एकेडमिक में, ठीक है, एकेडमिक में वो 90 के अबव, मान लेते हैं 92% कोई बच्चा लाता है एनसीईआरटी को पढ़ के, यही बच्चा एग्जाम देने जाता है जेईई का बिना कोचिंग किए, ठीक है। इससे जेईई मेंस भी नहीं निकलती, एडवांस की तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आपको पता लगेगी यहां पर। इस बच्चे के 11th-12th में एनसीईआरटी पढ़ के, और एनसीईआरटी का जो पेपर होता है अपना सीबीएसई ले लीजिए, आरबीएसई ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप लोग, उसका पेपर बहुत ही सिंपल आता है और ये कोर्स मतलब सिलेबस काफी सीमित है और इसका डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होता है, तो बच्चा यहाँ पर 92% ले आ सकता है। अब इस 92% वाले में तो पोटेंशियल है ना कि ये बिना कोचिंग किए जेईई मेंस निकाल दे और एडवांस भी निकाल दे, लेकिन क्यों नहीं निकाल पा रहा? प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर कि इस एनसीईआरटी में इतना बेसिक दिया हुआ है कि इन से जैसे ही बच्चा 12 से उठ करके जेईई में जाता है और जेईई का जैसे पेपर देता है, आप नीट भी ले सकते हैं जेईई की जगह पे, तो यहां पर उससे ये क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि यहां उससे ये चीजें बताई नहीं गई है। यहां सिलेबस सेम है, इसका भी सिलेबस वही है, इसका भी सिलेबस वही है, लेकिन यहां पर डिफिकल्टी लेवल अगर 10 है तो यहां पर डिफिकल्टी लेवल 100% है। समझ रहे हैं आप? इवन 10 भी नहीं कहूंगा मैं, 1 कहूंगा। मतलब अगर कोई बच्चा इसको पढ़ के जा रहा है तो उससे ये डिफिकल्टी लेवल होगा कहां से? और फिर आप प्रपंच करते हैं कि गरीब बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जिनके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं हैं, उनको आप किसी अच्छी कोचिंग, अच्छे रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा देते हैं और उसकी फीस को माफ कर देते हैं। तो ऐसे कितनों को करते हैं आप? और ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप गवर्नमेंट वास्तव में ही बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप ये इसका स्तर बढ़ाइए ना सर। एनसीईआरटी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ा दीजिए, तो जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो बच्चों को यही पढ़ाएंगे जो इसमें आता है। एकेडमिक की भी तैयारी हो रही है और कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है, लेकिन नहीं, आपको तो कोचिंग वालों को सरकार के फंड से पैसे देने हैं, राइट। और वो सरकार के फंड से जब पैसे देंगे कोचिंग वालों को, तो जब आपका इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में जब आपका जो खर्च होगा तो जो कोचिंग वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं, वो आपको आपके प्रचार करने में वापस से पैसे देंगे उधार, तो आपका उससे फायदा है। तो आप इसका स्तर क्यों बढ़ाएंगे? समझ रहे हैं बात? ये गरीब का बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के 92 ला सकता है, लेकिन ये जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा, और आप सभी गरीब के बच्चों को बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, कुछ सिलेक्टेड को करवा रहे हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप इस एनसीईआरटी का स्तर बढ़ाइए, इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइए, ताकि जो टीचर आपके गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल या कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जब आप लेवल जेईई के जैसा कर देंगे तो इससे ये हो जाएगा ना सर। समझ रहे हैं आप? लेकिन नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको तो इसका लेवल वही रखना है।
क्योंकि अगर आपने इसका लेवल बढ़ा दिया तो टीचर बच्चों को ये वाली चीज पढ़ाने लग जाएगा और ये 92% वाला जो बच्चा है वो बिना कोचिंग के पास हो जाएगा, तो आप कोचिंग वालों को पैसे नहीं दे पाएंगे। और अगर आप कोचिंग वालों को पैसे नहीं दे पाएंगे तो जब आपका इलेक्शन का टाइम आएगा, उस टाइम पे आपको प्रचार करने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो आपको उधार क्यों देगा? क्योंकि आपकी सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की। ये वास्तविकता है, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर किसी सरकार के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा रहा है, किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो सत्य है वो बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां होती है और गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब एक एनसीईआरटी का बच्चा एनसीईआरटी पढ़ करके 92 ला रहा है और उसका जेईई में सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? सिर्फ आपकी वजह से। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, चाहे आप अच्छा मानिए या बुरा मानिए, ठीक है। तो सर अगर कुछ करना है और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना है तो अपनी बुक्स को थोड़ा अच्छा करिए, लेवल बढ़ाइए इनका, और जो पीएचडी वाला है हो सके तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब किसी को भी पीएचडी मिल सकती है, अभी कल ही की न्यूज है, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, यूनिवर्सिटी का नाम तक बता देता हूं मैं, निम्स यूनिवर्सिटी ने सपना चौधरी को पीएचडी की डिग्री दी है। मतलब अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करे तो वो नेट वालों से 30 नंबर आगे है। थैंक यू।